नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, हम अष्टांग हृदय के आज स्टार्ट करेंगे सप्तम अध्याय। अध्याय 6 तक मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूं। इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है अष्टांग हृदय की, तो वहाँ पे सीरियल वाइज वहाँ पे मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे सप्तम अध्याय। चैप्टर का नाम है अन्न रक्षा विधि। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और मेरे जो अष्टांग हृदय के ग्रुप है आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा। ओके, हम बात करते हैं अन्न रक्षा विधि। अभी अन्न रक्षा विधि का पहले हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में हम अन्न रक्षा विधि मतलब अन्न की रक्षा कैसे की जाए, कि क्यों की जाती है अन्न की रक्षा। पहले के ज़मानों में, जैसे जब 5,000 साल पहले पुराना आयुर्वेद है, तो उस ज़माने में क्या राजा महाराजा हुआ करते थे। तो राजा महाराजाओं को खतरा एक ही बात से हुआ करता था कि जहर देने। कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन की विषकन्या है, किसी तरीके से खाने में मिला के जहर, क्योंकि आपने सुना होगा स्टोरियों में, कहानियों में कि जहर ज़्यादा राजा को मारते थे। तो उस जहर की परीक्षा करने के लिए राजा को खाना खिलाने से पहले आप किस तरीके से चेक करोगे इसमें जहर मिला हुआ है कि नहीं हुआ। तो परीक्षाएं क्या है, तो परीक्षा किसकी होगी? अन्न की। अन्न किस में आता है? आहार। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आहार। तो इस चैप्टर में हम उपस्तंभ, तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। अन्न रक्षा विधि, आपको नाम याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको मैं बता दूं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये BMS थर्ड ईयर में 40 नंबर में से टॉपिक है। मतलब जब आप BMS थर्ड ईयर में जाओगे तो स्वस्थ वर्त नाम की एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको जो पार्ट ए है उसमें ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये 5 चैप्टर 50 नंबर में मिलेंगे। तो सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो अष्टांग हृदय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में BMS सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रिपीट होगी। और खास करके आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जो ये चैप्टर है ना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, वो BMS थर्ड ईयर में आएगा। और ऐसे के ऐसे आएगा, डिट्टो आएगा। सर भी यही बोलेंगे आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हो। तो स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में त्रय उपस्तंभ अर्थात आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन आएगा आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से आता है। तो किसी में 2 नंबर का आता है, किसी में 5 नंबर का आता है, किसी में 10 नंबर का, किसी में 3 नंबर का। तो त्रय उपस्तंभ को समझाइए। अब क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, 10 नंबर का, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर मान लो छोटा क्वेश्चन आए तो आपको लिखिए कि त्रय उपस्तंभ आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य होते हैं, ठीक है, और इनके बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दे दो। बड़ा है तो फिर पूरा चैप्टर लिखो। और ये जो PDF है बिल्कुल शॉर्ट्स है, मतलब बिल्कुल छोटी PDF है। तो इसमें से तो आपको एक लाइन छोड़नी नहीं है। आप बड़ी बुक स्टडी कर रहे हो तो उसमें से फिर भी आप अपने हिसाब से कुछ लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन इस PDF का एक एक अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में त्रय उपस्तंभ आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य का वर्णन किया गया। त्रय स्तंभ में 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। तो 3 स्तंभ और त्रय उपस्तंभ, समझ रहे हो ना? 3 स्तंभ तो है वात, पित्त, कफ, मतलब दोष, शारीरिक दोष। दोष भी मत बोलो, शारीरिक दोष। वात, पित्त, कफ 3 स्तंभ है, और त्रय उपस्तंभ है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आगे बोल रहा है कि ये दोनों स्तंभ, त्रय स्तंभ व त्रय स्तंभ, मतलब कि 3 स्तंभ और 3 उपस्तंभ शरीर को उसी प्रकार तरह बनाए रखते हैं जिस प्रकार किसी घर को स्तंभ बनाकर रखते हैं। मान लो किसी मकान को एक भी पिलर टूट जाता है, 3 पिलरों पर कोई मकान खड़ा हुआ है तो उसका एक पिलर भी टूट जाता है तो वो मकान गिर जाता है। इसी प्रकार से इन वात, पित्त, कफ और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में से इन छयों में से कोई सा भी एक पिलर, मतलब कोई सा भी एक बात दोष हो, या पित्त दोष हो, या कफ दोष हो, या आहार हो, या निद्रा हो, या वर्ण मतलब ब्रह्मचर्य हो, इनमें से अगर एक का भी मतलब बैलेंस बिगड़ता है तो आपकी जीवन लाइफ संकट आ जाती है, आपकी आयु खतरे में आ जाती है, आपको रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आपको बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहला टॉपिक है आहार। इस अध्याय में मुख्यतः उन आहारों का वर्णन किया है जिनको वर्जनीय माना गया है। मुख्यतः उन आहारों का वर्णन किया है जिनको वर्जनीय, जिनको नहीं लेना है, ठीक है। इसमें विषाक्त और विष से दूषित भोजन व विरुद्ध आहार मुख्यतः वर्णित है। कि इस चैप्टर में को ये बताया गया कि कौन कौन से आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। विष जो उनमें से कौन कौन से आते हैं जो नहीं लेना चाहिए? विषाक्त है, जहरीला है, विष से दूषित है मतलब जहर मिला दिया गया हो, और विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको ना सेकेंड ईयर के हर सब्जेक्ट में
आपको ये मिलेगा। और विरुद्ध आहार की वजह से ही आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में जो व्यक्ति 100 साल जीता था ना, विरुद्ध आहार का सेवन कर करके उसकी उम्र 60 से 80 आ गई। इस विरुद्ध आहार की वजह से आपकी पूरी लाइफ में 20 साल कम कर ली, क्योंकि आपकी जो फंक्शन है बॉडी के, वो विरुद्ध आहार की वजह से अपोजिट काम करते हैं। धीरे धीरे उनका सातत्य हो जाता है, तो धीरे धीरे वो शरीर जो जो वो किडनी है, जो लीवर है, 100 साल में डैमेज होता है, वो 80 साल में डैमेज हो जाता है इन विरुद्ध आहारों की वजह से। इसका एक एग्जाम्पल आप देख लो, बहुत सारे हैं कि अपन शाम को दही खाने लग गए क्योंकि शादियों में जा रहे हैं, घर भी दही बना रहे हैं। मतलब हजारों उदाहरण हैं जो किसी मतलब दूध के साथ नमक खा रहे हो। विरुद्ध आहार इसी को बोलते हैं जो सातत्य नहीं है, लेकिन अपन स्वाद टेस्ट बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं ना, वो विरुद्ध आहार है। अब आगे बढ़ते हैं। विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन के लक्षण क्या है? विषाक्त भोजन के लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि इस भोजन में जहर मिला हुआ है? कैसे जानोगे कि मतलब जहर मिले हुए भोजन की परीक्षा कैसे होती है? तो सांद्र होता है, मतलब गाढ़ा होता है। द्रव होने पर छाना नहीं जा सकता, मतलब छिनछना हो जाता है, वो बिल्कुल दूध फट जाता है ना जैसे, वैसे हो जाता है। देर से पकता है, किसी भोजन में अगर जहर मिलाया हुआ है तो पकता ही नहीं है, चलता ही रहता है, मतलब अध पका रहता है। भाप मोरकंठ के समान होती है, मतलब अगर उसको किसी अग्नि पर डाला जाए, उसकी भाप आती है ना, तो वो मोरकंठ के समान। मोरकंठ का आपको कैसे पता है ना, कि मोर आपने देखा होगा, मोर का कंठ जो गला होता है उसके समान मोह मूर्छा लाला श्राव करता है, कि अगर उसका भोजन कर लिया जाए तो मोह मूर्छा मतलब बेहोशी, और लाला श्राव लार का श्राव होता है। वर्ण गंध में हीन होता है, किसी तरह की ना वर्ण और ना गंध होगी। चंद्रिका युक्त होता है, मतलब अलग अलग कलर का दिखेगा वो आंखों में। विष वाले व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं, अगर कोई व्यंजन मतलब स्निग्ध है तो जल्दी सूख जाएगा। पानी में प्रतिबिंब अधूरा व विकृत दिखता है, अगर पानी में जहर मिला हुआ है तो अगर अपना प्रतिबिंब देखेंगे, जैसे आप साफ पानी में देखते हैं, स्वच्छ जल में एकदम साफ क्लियर दिखता है, लेकिन जहर वाले में हमेशा अधूरा और विकृत, किसी की आंख नहीं दिखे, किसी की नाक नहीं दिखे, किसी का कान नहीं दिखेगा, इस तरीके से। अब आगे और बताइए कि मांस रस में अगर जहर मिला हो तो विष के कारण नीली पड़ता ही। अब ये क्या कि ये क्वेश्चन है ना कि दही में कैसे हैं, दूध में कैसे है, तक्र में कैसे है, घृत में, ये पीजी के लेवल के अच्छे हैं, क्योंकि आपको अगर अच्छी स्टडी करनी है, अच्छा डिटेल में जाना है, तो क्वेश्चन आता है कि दूध में जब मांस मिला होता है तो किस प्रकार की नीली रेखाएं पड़ती हैं। तो आपको याद होगा ताम्रवर्ण की, तो सीधा लिख दोगे आप आंसर ए बी सी में, जो भी आपका ऑप्शन आया उसमें कर दोगे सही। लेकिन अगर उस लेवल की आपको स्टडी करनी है तो बहुत ध्यान से स्टडी करनी है। ओके, तो मांस रस में विष के कारण नीली रेखाएं पड़ती हैं, दूध में ताम्रवर्ण की, दही में श्याम वर्ण की, तक्र श्वेत और काली, घृत में पानी के समान, कि जो घी है उसमें पानी के समान, तक्र यानी छाछ होती है, दही तो आप जानते ही हो। मस्तु, मस्तु अपन को बोलते हैं जैसे जैसे दही है उसमें से घी नहीं निकालते और उसको फेर लेते हैं तो पूरा दही और घी उसमें मिक्स रहता है, मतलब बिगर घी निकाले हुए, मतलब जिसको घोल बोलते हैं ना, वो मस्तु होता है। कपोत वर्ण की, मतलब कबूतर। तुशोदक मतलब चावल का पानी, काली रेखाएं। मद मल, काली वर्ण की। दारू और मल, मधु शहद यानी हरे वर्ण की, तेल में गुलाबी वर्ण की। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से ये परीक्षाएं की जाती हैं आपको कि लक्षण, विषाक्त युक्त भोजन के लक्षण क्या होते हैं। ये हैं, देर से पकता है, सांद्र होता है, द्रव होने पर छाना नहीं जा सकता, वर्ण गंधहीन होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि आपको विषाक्त भोजन के लक्षण क्या है। 5 नंबर में आ गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 3 नंबर के आता है, राजस्थान में 2 नंबर के आते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जाम लेवल में होता 100 नंबर का है, सिलेबस भी सेम है, क्वेश्चन तो वही है, आंसर भी सेम है, लेकिन वो नंबरों का डिवाइडेड है, तो 1-2 लाइन आपको कम या ज़्यादा करनी है। परीक्षा, विषाक्त भोजन की परीक्षा कैसे की जाती है? तो परीक्षा 2 प्रकार से की जाती है। 2 प्रकार से विषाक्त अन्न की परीक्षा बताई गई है, अग्नि में जलाकर और पक्षी पशुओं को खिलाकर। अब अग्नि में जलाकर, अग्नि में जलाएंगे तो एक ही आवर्त में घूमती है, जो लो है ना, एक ही आवर्त में घूमती है बार बार, ऐसे अगर ऐसे घूम रही है तो ऐसे ही ऐसे घूमेगी, ठीक है। अतिशय चटचटाती है, मतलब किसी में कुछ भी अपन डालते, जब भी अग्नि कुछ ऐसा चीज डालते हैं तो चट चट की आवाज आती है ना, इस तरीके से अगर उस भोजन को अग्नि पर डालते हैं तो उसमें चट चट की आवाज आएगी। ज्वाला व धूप मयूरकंठ समान है, किसी भोजन को उसमें डालने पर अगर ज्वाला और धूप मयूरकंठ के समान उत्पन्न हो तो समझ लेना चाहिए कि इसमें जहर मिला हुआ है। ज्वाला होती ही नहीं है,
बहुत में क्या है कि बहुत से भोजन अलग अलग में ज्वाला ही नहीं निकलती, उग्र गंध वाली होती है, मतलब एक तीक्ष्ण गंध वाली होती है जो शरीर को सहन नहीं होती। ये तो हो गई पशु पक्षी, मतलब अग्नि में जलाकर कैसे परीक्षा, तो इसके लक्षण ये हैं। फिर आती है दूसरी परीक्षा, पशु पक्षियों द्वारा परीक्षा, कि अगर पशु पक्षियों को दें जहर वाला भोजन तो क्या हो जाता है कि मक्खियों को अगर जहर वाला भोजन दिया जाए तो मर जाती है। कौवा छीण सवार, मतलब धीरे धीरे बोलने लगता है, गला बैठ जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का हलो ऐसे ऐसे बोलता है ना, वैसे कौवा का भी छीण सवार हो जाएगा। छुक यानी तोता, सटी यानी मैना, जोर से बोलते हैं, चिल्लाते रहते हैं बार बार। हंस लड़खड़ाने लग जाता है, ठीक है। चकोर मेद क्लानी, मतलब एक अवसाद सी तौर पर रह जाता है कि उत्साह हो जाता है। चकोर अक्षी वैराग्य, अक्षी वैराग्य, इसका तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता के कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। क्रोच्र मत से हो जाता है। कपोत मृग चक्रवात कोयल शून्य, मतलब मृत्यु हो जाती है। बिल्ली उद्वेग, उद्वेग मतलब एकदम वेग से आते हैं, उसको एकदम तेज तेज भागती है, फिर रुकती है, फिर तेज तेज से भागती है। वानर मल त्याग करता है, अगर बंदर को जहर वाला तो सकृत मुंचती, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, मलताग नहीं आएगा, ये सकृत मुंचती, कि किस जानवर को सकृत मुंचित होती है जहर देने पर, तो आपको होता है बानर बंदर। ये क्योंकि पीएमटी लेवल के और अच्छे क्वेश्चन है, आप किसी एग्जाम में बैठोगे। मयूर की दृष्टि से विष मंद तेज होता है। अब क्या शरीर पर प्रभाव, किसी ने मान लो कि लक्षण आपको बता दिए विषाक्त भोजन की, विषाक्त भोजन की परीक्षा बता दी आपको, अगर किसी ने खा लिया तो उसका लक्षण क्या है, शरीर पर प्रभाव क्या है। स्पर्श से त्वचागत प्रभाव, मुखगत प्रभाव, आमाशयगत प्रभाव और पक्वाशयगत प्रभाव किस तरीके से बढ़ता है। अगर त्वचा पे लगा, स्पर्श हो गया कहीं अगर जहर वाला भोजन, तो त्वचा पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने मुंह में लिया, गले तक अंदर नहीं लिया, आमाशय तक, और मान लो पता लग गया आपको मुंह में ले लिया, तो मुखगत प्रभाव। अगर आपने आमाशय तक पहुंचा, पका भोजन पचा नहीं और आपको पहले पता लगे तो उल्टी करके निकाल तो आमाशयगत प्रभाव। और पक्वाशय, अगर भोजन पच गया उसके बाद पक्वाशयगत प्रभाव। तो इस तरीके से 4 प्रभाव पड़ते हैं, 1 2 3 4। अब अगर शरीर में विषाक्त भोजन पड़ रहा है तो शरीर स्पर्श से कंडू, खुजली, धा मतलब जलन, सुप्ति, नखरोम का गिरना और शोभ मतलब सूजन आदि होगी। अब मुखगत विष में चला गया तो क्या होगा, लार लाला स्राव, जिव्या होस्ट की जड़ता कि अकड़ जाएगा, दंत हर्ष दंतों में दर्द, दहा जलन होगी, रस की अप्रतीति, कोई रस का स्वाद नहीं होगा, ना मीठा ना तीखा ना चपरा, किसी तरीके से कटुतिक कसाय रस का कोई अनुवादन नहीं होगा। और हनु स्तंभ, पूरा मुंह जब मतलब पूरा क्या जबड़ा है वो जकड़ जाएगा। आमाशयगत में हो गया, इसमें बमन हो जाएगी, आत्मान यानी पेट फूल जाएगा, मूर्छा यानी बेहोशी हो जाएगी, हृदय रोग उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर पर जल बिंदु समान छाले होना, कि शरीर पर जो छोटे छोटे जल बिंदु, मतलब एक जो जल के आकार की डॉट होती है, बिंदु होती है, उस आकार के छाले हो जाएंगे शरीर पे, क्योंकि अमाशय में गया है तो चारों तरफ से आपको वो निकलेंगे। ये शरीर पे प्रभाव है, तो 4 प्रकार से प्रभाव है, इनके लक्षण आगे दे रखे सामने। फिर पक्वाशयगत, अनेक रंगों का बमन, अनेक रंगों का मतलब कोई बमन तो हो रही है, उसके साथ काला पीला नीला, बार बार मूत्र त्याग, अतिसार मतलब दस्त लग जाएंगे, पांडु और बलास मतलब व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा और क्षीण हो जाएगा। अब फिर जो जहर अगर ज़्यादा बलशाली है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, और कम लेवल के है तो ये लक्षण होते हैं। अब जहर खा लिया किसी व्यक्ति ने, जहर वाला भोजन खा लिया, तो चिकित्सा क्या है, ये हम इस अध्याय में पहले बताया कि हम इस अध्याय में वो बात करेंगे जो आहार वर्जित हैं, जिनका सेवन नहीं करना है, तो उनकी लक्षण बताए थे क्या क्या कि किस तरीके से बचा जाए। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, परीक्षा करनी है देख के, तो परीक्षा करो, ये अग्नि में जलाकर पशु पक्षियों को खिलाकर। फिर भी आपने खा लिया तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो है। अब लक्षणों को पता लग गया, फिर आपकी चिकित्सा क्या है। सामान्य उपक्रम, चिकित्सा में हम बात करेंगे सामान्य उपक्रम। बमन विरेचन से शोधन, अगर मान लो आमाशय गया, आमाशय में तो क्या होगा, ऊपर है शरीर के, आमाशय ऊपर आता है तो बमन, अब पक्वाशय कहते हैं तो विरेचन। तो बमन विरेचन, ताम्र वस्म प्लस मधु, ताम्र वस्म और मधु मतलब तांबा है उसकी वस्म, उसमें मधु मिला के उसको बमन विरेचन कराना चाहिए। हृदय शोधन हेतु श्रवण वसम 1 साण बराबर
1/4 तोला। ओके, तो श्रवण बसम कितनी देनी है? 1 सांड। हृदय शोधन, आपको पता है कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हृदय रोग उत्पन्न होते हैं, अमाशयगत में हृदय रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए हृदय शोधन हेतु स्वर्ण वसम। विशिष्ट उपक्रम क्या है? अगर त्वचा पे विषय तो मतलब कि मैंने बताया ना 4 तरह के प्रभाव होता है। स्पर्श, तो ये त्वचागत को स्पर्श वाला, तो उसिर, चंदन, तालिस, लेप, अभ्यंग, परिसेक। तो इसमें क्या है, ये औषधियों के नाम है उसिर, चंदन, तालिस आदि से, मतलब ऐसी औषधियाँ जो शीतल हो, ठीक है, उनसे लेप, उनका लेप करो, मतलब शरीर पे उनका जड़ी बूटियों से पीस के उनका लेप करो। अभ्यंग मतलब मालिश करो शरीर पर अच्छी तरीके से, और परिसेक सिकाई करो। फिर मुखगत विष में उपरोक्त औषधि से गंडूस, जो जितनी भी ये औषधियाँ बताई ना सेम, उनसे गंडूस क्या होता है कि औषधियों का जो क्वाथ बनाकर या कैसे भी करके, मतलब पेस्ट जो जल में घोलकर बना के मुंह में भर लेते हैं, तो इतना भरना कि मुंह को चलाया जा सके, मुंह उसको लिक्विड को अंदर हिलाया जा सके, तो उसको बोलते हैं गंडूस। आमाशयगत विष में अगर आमाशय में चला गया तो बमन से, और पक्वाशय कहते हैं विरेचन से। तो वो चारों का बता दिया ना कि उपक्रम 4 तरह से प्रभाव पड़ता है विष का, त्वचागत, मुखगत, आमाशयगत, पक्वाशयगत, और चिकित्सा विचारोगत बता दी। अब यह नोट इंपॉर्टेंट, विषनाशक द्रव सबसे है सुरण, सीरीस, बाकुची, हल्दी, निश्वास, हिंगुपत्र, ये औषधियाँ हैं। सुरण तो एक खनिज है, और सीरीस, बाकुची, हल्दी, निश्वास, हिंगुपत्र ये सब बॉटनिकल औषधियाँ, मतलब जो वानस्पतिक औषधियाँ। सुरण, सुवर्ण पान से विष प्रभाव नहीं होता। तुझे आपको पता है जब कौमार भर्ती में आओगे स्वर्ण प्राशन होती है, मतलब एक जो सोने की भस्म में शहद और मधु, शहद और घी तीनों से मिलकर स्वर्ण प्राशन बनता है। ये बच्चों को पिलाया जाता है जो उम्र में 0 से 7 साल के 5 साल के होते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पे कार्यक्रम चलाती है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में विषाक्त नाशक तत्वों का नाश होता है, और बल, बुद्धि, मेधा सब कुछ वृद्धि होती है। तो श्रवणपान, तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो श्रवण प्राशन है ना उसका सेवन कराना चाहिए। सीरीज श्रेष्ठ विषनाशक द्रव माना गया। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, 2 नंबर में, श्रेष्ठ विषनाशक द्रव कौन सा है? सीरीज। अब आते हैं हम विरुद्ध हार। मैंने बताया था ना कि वह ही हारों का सेवन, मतलब इस चैप्टर में बताया गया जो नहीं करना है। तो विषाक्त तो हो गए, विष वाले हो गए। अब आ गया मैंने विरुद्ध हार। विरुद्ध अन्न से योग संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव से विरुद्ध होता है। ये इस तरीके से 18 हैं। संस्कार, देश, काल, मात्रा, अवस्था, स्वभाव, इस तरीके से टोटल 18 हैं। ये मेरे भी कम याद हैं, क्योंकि जब मैंने याद किए तो उस समय मेरे मुंह जबान याद थे। लेकिन आपको मैं एक एक बताता हूँ। इसको विष समान तत्काल मारक या गर्भ विष के समान कालांतर मारक माना गया। अगर विरुद्ध हार स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज्यादा ही विरुद्ध हार है, तो तत्काल मारक मार भी सकता है व्यक्ति को। लेकिन गर्भ इसके समान कालांतर, धीरे 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 व्यक्ति को, मैंने बताया था ना आपको, जो व्यक्ति 100 साल जीने वाला था 80 साल में ही सिमट जाता है। तो कालांतर में ये व्यक्ति के जो फंक्शन है उनको डिफॉर्मेट करता रहता है, उसका मतलब नाश करता रहता था। अपन सेवन करते रहते हैं, अपन को पता चलता नहीं है। किसी में धीरे धीरे किडनी की 1%, फिर 2%, 3%, आने वाले 50 साल बाद में वो किडनी डैमेज हो जाती है। यही कारण है, विरुद्ध हार ही कारण है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पहले के ज़माने में 100 साल जीते थे ना, अब 60-70 में बुढ़ापे क्यों रहे? क्योंकि उनके जो फंक्शन था ना इस स्पीड से काम करते हैं इन जहरों को दूर करने के लिए, वो जल्दी उनकी अवधि पूरी हो जाती है। संस्कार का मतलब है अन्न। अब मैं एक बात बताता हूँ, संस्कार का मतलब है कि गुणों में परिवर्तन करना, कि ठंडे भोजन को बार बार गर्म करके खाते हैं, ठीक है, गर्म वस्तु को, जो मतलब गर्म वस्तु खानी चाहिए उसको ठंडा, मतलब गुणों में चेंज करके। मात्रा, मात्रा का मतलब है कि अति मात्रा और अल्प मात्रा दोनों ही है। देश, जंगल प्रदेश, आनु प्रदेश, इनके अनुसार भोजन का सेवन नहीं करना। काल, ऋतुओं के अनुसार। अवस्था, अपनी आयु के अनुसार। स्वभाव के विरुद्ध होता है। इस तरीके से विरुद्ध अन्न का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो कोई वस्तु शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर देती है, इसकी ये परिभाषा है। आपका इसको कोटेशन याद करना है, जब आप जो मेन बुक है उसमें से कोटेशन आप देख लेना।
विरुद्ध अन्न का शरीर में, जो कोई वस्तु शरीर में दोषों को उत्क्लेशित कर देती है, मतलब वात पित्त कफ को उत्क्लेशित करती है, मतलब बैलेंस बिगाड़ देती है, मगर शोधन कर्म के समान शरीर से बाहर नहीं निकालती। मतलब उत्क्लेशित कर देती है, उनको अपने जो कोष्ठ हैं उनको कोष्ठों में लेकर जाती है, शाखाओं से कोष्ठों में आ जाते हैं, उत्क्लेशित कर देती है, मतलब शरीर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकालती। अगर उत्क्लेशित हो गया फिर शरीर से बाहर नहीं निकला तो वो इधर से उधर बॉडी में मूवमेंट करेंगे, फिर रोग उत्पन्न करेंगे, इसलिए ये विरुद्ध कहलाती है। इस तरीके का जो आहार है जो विरुद्ध कहलाता है, दोषों को उत्क्लेशित कर देती है मगर शोधन कर्म के समान। शोधन कर्म कौन से? बमन विरेचन, बस्ती, निरूह, नस्य, इस तरह के समान शोधन कर्म शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, शरीर में ही छोड़ देती हैं। उत्क्लेशित करने के बाद में शरीर में ही छोड़ देना तो बहुत डेंजर हो गया। एक तो कोई वस्तु एक साथ एक ऑर्गन में स्थिर है, अब उसको उत्क्लेशित करके वहाँ से उठा के चारों तरफ फैला दिया और उस शरीर से बाहर भी निकला तो फिर रोग तो उत्पन्न होंगे ना, इसलिए विरुद्ध कहलाती। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। चिलमिल मछली दूध के साथ, ये विरुद्ध आहार का उदाहरण है। दूध के साथ अम्ल द्रव, बहुत से व्यक्ति दूध भी पी रहा है, फिर एक जैसे शादियों में होता है ना, आज चलो दूध का गिलास पी के आते हैं, फिर 2 मिनट बाद बोलते हैं पानी पूरी खा के आते हैं, हो गया। मधु, घृत, तेल, वसा, जल, इनमें से 2-2, 3-3 या सभी एक साथ लेना। 2-2 या 3-3 या सभी एक साथ लेना। जैसे कि मधु घृत को समान मात्रा में मिलाना जहर के समान होता है। मधु घृत तेल इनको समान मात्रा में मिलाओ तो जहर के समान होता है। सभी एक साथ लेना कि जहर के समान होता है। अब ये बोलते हैं कि ये प्रयोग किसने किया, किसको खिला के चेक करें कि ऐसा होता है, क्योंकि ये हमारे आचार्य आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट ने उस जमाने में प्रैक्टिकल करके लिखा है। जो भी बात लिखी है ना वो सत्य है, लेकिन आज के जो साइंटिफिक है कि साइंटिफिक कारण जो मानते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये सत्य है। अगर इसको अगर ट्राई करके देखोगे ना तो, लेकिन ट्राई किस पे करो, किसी व्यक्ति को दे नहीं सकते। अगर उसके कुछ हो गया तो प्रॉब्लम, तो किसी मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन चेक करके देखो, उसके लिए लैब चाहिए। तो मतलब बहुत कुछ है, लेकिन अपन को विश्वास करना है कि जो आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने जो बोला वो सत्य है, और ये रियलिटी में धीरे धीरे इन बातों को मानने लग जाएंगे। मधु घृत समान मात्रा में, मधु घृत समान मात्रा में, मधु घृत मधु असमान मात्रा में वर्षा जल अनुपान से। अगर आपको घृत और मधु लेना है तो असमान मात्रा में लो, वो भी वर्षा जल अनुपान से, मतलब शुद्ध जल से। वर्षा का जल शुद्ध जल माना गया है। चिकित्सा क्या है? भवन विरेचन से शोधन करके, मतलब शरीर का संस्कार, जो उत्क्लेशित दोष थे उनको शरीर से बाहर निकाल दो, चिकित्सा हो जाएगी विरुद्ध आहार की। प्रतिपक्ष आहार विहार समन और कुपित दोष के प्रतिपक्ष द्रवों से। प्रतिपक्ष आहार विहार समन और कुपित दोष के प्रतिपक्ष द्रवों से। अब इसको समझो, देखो, प्रतिपक्षी मतलब दोष के जो कुपित हुए उनको समान करने वाले आहार विहार करो, और कुपित दोष के प्रतिपक्षी द्रवों से। मान लो पित्त दोष, जैसे कि मान लो कफ दोष प्रकोपित हो गया, तो उसके जो प्रतिपक्ष कौन सा है? वात, वात वाला आहार विहार सेवन कराओ। और इस देखो दोबारा समझाता हूँ, प्रतिपक्ष का मतलब है आहार विहार समन। मान लो कोई वात दोष प्रकोपित हो रहा है तो आहार विहार वाले भोजन बंद कर दो, कम कर दो। और इसका है कुपित दोष के प्रतिपक्ष द्रवों से। इसमें बोल रहा है कि अगर मान लो वात दोष प्रकोपित होता है तो कफ वाला सेवन करो, और कफ दोष प्रकोपित है तो वात वाला सेवन करो। समझ रहे हो? विरुद्ध आहार योग शरीर, विरुद्ध आहार योग शरीर, व्यायाम, दीप्त अग्नि, स्निग्ध शरीर वाले बलवान को विरुद्ध आहार भी नुकसान नहीं देता। अब ये बोल रहा है कि विरुद्ध आहार योग शरीर, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, जिसकी अग्नि तीक्ष्ण है, स्निग्ध शरीरवान है, बलवान है, वो विरुद्ध आहार भी नुकसान नहीं करता। ये बोलना चाहता है कि जो अष्टपुष्ट है, व्यायाम करता है, जिसकी खाने पचाने की शक्ति अच्छी है, मजबूत है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको विरुद्ध आहार कर भी ले तो उसको नुकसान नहीं करता। ये बात कर रहा है एक दिन की। ऐसा नहीं कि अब मैं डेली बार बार विरुद्ध आहार सेवन करूंगा और बार बार शरीर नकारता जाएगा। एक दिन शरीर भी थक जाएगा और फिर वो शरीर का डिफॉर्मेशन, मतलब शरीर की जो क्रियाविधियाँ धीरे धीरे घटने लग जाएंगी। क्योंकि आप बलवान हो, मजबूत हो, सुदृढ़ स्थिति में हो, मान लो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, ओके, तो आप सोच रहे हो कि मेरे को तो कुछ नहीं होता। ठीक है, जब तक आपकी बॉडी उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, उसको नकार रही है, तो जब तक तो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी भी एक्स्ट्रा लोड आएगा, जब आप विरुद्ध आहार सेवन करोगे तो एक्स्ट्रा लोड, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 1 महीने बाद में वो ऑटोमेटिक बॉडी धीरे धीरे रिस्टोर होने लग जाता है और फंक्शन कार्य धीरे धीरे कम होना लग जाते हैं। तो मैंने वही फंक्शन आता है कि इसका असर लॉन्ग वे में पड़ता है।
जो व्यक्ति 100 साल से 80 साल पे आ जाता है। यही कारण है, व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो मजबूत हूँ, मेरे को क्या होगा यार, एक दिन में क्या होता है। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन उसको एक दिन को आप आदत बना लेते हो। अपत्य त्याग विधि। अपत्य त्याग विधि ये है कि आपको मान लो कोई चीज़ की सेवन की नुकसान करते हैं, आपको पता है कि दारू नुकसान करती है, सिगरेट नुकसान करती है, गुटखा नुकसान करती है, ये मतलब ये तो एक कॉमन चीज़ है। फिर भी भोजन में बहुत सारी, रात को दही खाना, शाम को दही खाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अपत्य उनका सेवन करते हो आप और आपको पता है वो नुकसान करती है, उसको छोड़ना चाहते हो, त्याग करना चाहते हो, तो किस तरीके से आपको दारू छोड़नी है, आपको सिगरेट छोड़नी है, आपको गुटखा छोड़ना है, आपको अमल पदार्थ का सेवन छोड़ना है, तो उनके लिए एक निश्चित क्रम बताएं। अभ्यास से सातम हुए। आपने मान लो कि अभ्यास, किसी चीज़ का अभ्यास किया, बार बार आपने गुटखा खाया, तो उसका सातम होगा शरीर में कि गुटखा तो चाहिए ही मुझे। उस अब हुए अपत्य चतुर्थांश और षोडांश से छोड़े, तो इसका एक क्रम बताया। इसी अंश से पद को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण क्या करना, देखो अगर आप मान लो 100%, मान लो दिन में आप 4 बार अमल का सेवन करते हो, ओके, तो पहले पहले के दिन आपको आपको रुचि बनाने की, मुझे आज से छोड़ना है, ओके, तो पहले 4 दिन 4 ले रहे हो कोई, फिर अगली बार क्या करना है कि पीछे 3 बार अमल लेना है, 1 बार शुद्ध भोजन करना है। ये मैं एक जो जोधपुर वासी हैं, जो मतलब अमल पदार्थों से ये दारू पीते हैं या फिर गुटखा, एक तरीके उस तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको अब क्या हुआ कि कम करना है, 25% कम करना है। मैं एक साथ नहीं छोड़ने को बोल रहा, 25% कम करना है, मतलब 25% शुद्ध लेना है और 75% अशुद्ध, जो भी आप जो छोड़ना चाहते हैं उसको अशुद्ध, और 25% शुद्ध। फिर नेक्स्ट डे क्या लेना है, 50-50 करना है, दोनों को समान करना है, शुद्ध भी और अशुद्ध भी। फिर थर्ड दिन क्या करना है, जो शुद्ध है ना वो तो 75% करना है और अशुद्ध 25% करना है। फिर चौथे दिन हमेशा पूरा 100 धीरे धीरे छोड़ना है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज में छोड़ना है, 25-25% के दूर, और फाइनली आप 100% पे शुद्ध पे आ जाओगे। मतलब अशुद्ध को तो घटाना है, शुद्ध को बढ़ाते जाना है, तो ये फाइनली 100 पे आ जाएगा और ये 0 पे आ जाएगा। आचार्य कहते हैं कि धीरे धीरे अपथ को छोड़ते हुए धीरे धीरे ही पथ का सेवन करें। अगर आप एक साथ सेवन छोड़ोगे, एक साथ सेवन करोगे, तो सिम्टम जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए। क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा, अर्थात क्रम से दोषों को घटाते हुए और क्रम से ही गुणों को ग्रहण करना चाहिए। कभी भी एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एक सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि सहसा त्याग अपत्य और सहसा ग्रहण पत्य भी रोग का कारण होता है। क्योंकि आपने अपत्य मान लो, आपको अपत्य अपत्य खा रहे हो और अचानक से आपको शुद्ध दे दिया, पूरा एकदम 100% शुद्ध दे दिया, तो आपको बॉडी उसको भी ग्रहण नहीं कर पाएगी। ये भी एक आप साथ प्रॉब्लम है। शहर के जो स्टूडेंट हैं, शहर के जो व्यक्ति, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप समझ पाओगे उससे, कि अगर उनको डेली आप पानी मिला वाला दूध दे रहे हो, पूरे पिछले 5 साल से वो पानी वाला दूध दे रहा है, जो भी दूध लेके आने वाला, और एक दिन उनको शुद्ध दूध दे दिया, तो दूसरे दिन उसको क्या बोले जाएंगे कि तुमने कल दूध में गड़बड़ी की थी, हमको तो पहले वाला दूध चाहिए, वही अच्छा है। क्योंकि उनको पहले वाला दूध सहमत हो गया, तो शुद्ध वाला तो पचा ही नहीं, उनको हजम ही नहीं हुआ। तो एक सीक्वेंस होता है तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। अब आते हैं निद्रा। तो हमने पहला कर लिया आहार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। BMS थर्ड ईयर, BMS सेकेंड ईयर में रिपीट होंगे, और 10-10 नंबर के चैप्टर हैं वहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हम निद्रा और ब्रह्मचर्य अगले वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।